ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मानुर नज़ीर है। आज हम फिफ्थ सेमेस्टर थेरापेutiक्स में एक नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिड के बाद, जो कि है पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशंस। ठीक है, तो जो कि एक हमारी फील्ड के मेन डोमेन में आता है ये सब्जेक्ट्स और ये टॉपिक जॉइंट मोबिलाइजेशंस। ठीक है, फिर इसी के एडवांसमेंट में आप मैनुअल थेरेपी पढ़ते हैं, फिर उसी में आप फर्दर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करेंगे, एमएस करेंगे एंड फर्दर परस्यूट करेंगे। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पे, तो ये आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि हमारे फील्ड में मैनुअल थेरेपी का क्या रोल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से कि पहले हम डिस्कस करेंगे जॉइंट मोबिलाइजेशंस क्या होती है, मोबिलाइजेशंस क्यों ज़रूरी है, फिर हम टाइप्स ऑफ मोबिलाइजेशन पे डिस्कशंस करेंगे, फिर हम मैनिपुलेशन पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम फर्दर जो जॉइंट्स के नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं और बोन्स के जो नॉर्मल मूवमेंट होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब इन दोनों का जो रिलेशंस है वो मिसमैच हो जाता है तो फिर जॉइंट्स पे प्रॉब्लम क्या आती हैं, और फिर उस जॉइंट्स को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंटर। नाउ द फर्स्ट स्लाइड अबाउट जॉइंट मोबिलाइजेशंस, जिसमें हम मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं बिकॉज ये हम मैनुअली हैंड्स ऑन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इस पे हम सिंपल से एडवांसमेंट की तरफ आपको लेकर जाएंगे। तो बेसिक जो है, अगर आपसे जस्ट पूछे कि हम मोबिलाइजेशन क्यों करते हैं, सबसे पहले कि वो मॉड्यूलेट पेन कहते हैं। मॉड्यूलेट मतलब चेंज परसेप्शंस पेन के बारे में, वो बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि जॉइंट्स के ऊपर क्या होते हैं, प्रोप्रियोसेप्शंस होते हैं। तो जब भी हम स्टिमुलस देते हैं तो नोसियोसेप्टिव के जो पेन के रिसेप्टर्स हैं जो ब्रेन पे जा रहे होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन सबसाइड हो जाती है और पेन का सब थ्रेशोल्ड मॉड्यूलेट हो जाता है। सेकंड, टू इंक्रीज द आरएम्स। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट या फर्स्ट पे जो अगर आपसे के पूछे कि जॉइंट मोबिलाइजेशन कहाँ पे दी जा सकती है, वो है हाइपोमोबिलिटी। जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज मिलेगी वहीं पे आप मोबिलाइजेशन देंगे, वहीं पे इंडिकेट होगी। तो जब आप मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे हाइपोमोबिलिटी या हाइपोमोबाइल जॉइंट्स पे, तो आर्म्स इंक्रीज होंगी। ठीक है, वो फिर हम देखेंगे फ्लेक्शंस है, एबडक्शंस है, इंटरनल रोटेशंस है, एक्सटेंशंस हैं। जो भी जॉइंट्स पे आर्म्स डिक्रीज हैं हाइपोमोबिलिटी के केसेस में, और उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि जॉइंट हाइपोमोबाइल क्यों हुआ हुआ है, तो वो हम प्राइमरी कंसिडर करते हैं इंडिकेशंस के तौर पे कि जॉइंट मोबिलाइजेशन इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड इन हाइपोमोबाइल जॉइंट। क्लियर? थर्ड, यूज टू ट्रीट जॉइंट डिसफंक्शन, दैट इज द एडवांस कॉन्सेप्ट के यहाँ पे जॉइंट डिसफंक्शंस का क्या मतलब है। जॉइंट डिसफंक्शंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जब भी ये शोल्डर जॉइंट्स है, ठीक है, ये नी जॉइंट्स हैं। अब इन दोनों जॉइंट्स पे अगर हम देखें तो एक पे स्टेबिलिटी चाहिए, एक में मोबिलिटी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इनडायरेक्टली दोनों जॉइंट्स पे हमें क्या चाहिए, मोबिलिटी चाहिए। क्लियर? ऐसे ही है ना कि नी जॉइंट्स भी मूव करता रहे, शोल्डर जॉइंट्स भी मूव करता रहे, ताकि हम एडीएल्स परफॉर्म कर सकें। होता क्या है कि जब एक जॉइंट्स को 1 वीक इवन डेज भी हम कंसिडर करते हैं कि 2 डेज हो गए, 3 डेज हो गए इंजरी के बाद जॉइंट्स को मूव नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि सराउंडिंग मसल्स उसको डिट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डिट्रैक्ट मतलब उसकी इनहिबिशंस करते हैं। इनहिबिशंस फिर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पेशेंट एक्टिवली वो जॉइंट को मूव नहीं कर पा रहा होता। जब वो एक्टिवली जॉइंट्स को मूव नहीं कर पा रहा होता, तो फिर जॉइंट्स पे जब हम नेक्स्ट जो भी हमने डिस्कशन करनी है, आर्थोकाइनेमैटिक्स डिस्टर्ब हो जाती है। जब आर्थोकाइनेमैटिक डिस्टर्ब होती है तो फिर जॉइंट्स पे क्या आता है, जॉइंट डिसफंक्शन। तो ये एक सिनेरियो है कि हाउ जॉइंट बिकम डिसफंक्शन। ठीक है, ये हेल्दी जॉइंट्स में भी हो जाता है, मेरे में भी हो सकता है, अगर मैं जॉइंट्स को अपने मूव ना करूँ, आप में भी हो सकता है। तो इसलिए जॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा जो इंडिकेटेड है
जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, प्राइमरी कंसर्न की जाती है, वो ये है कि मोबिलिटी। जब भी प्रॉब्लम हो जॉइंट को फ़ौरन मूव करें, वो बेशक आप पैसिवली करें, सेल्फ मोबिलाइजेशन करें, आगे हम डिस्कस करेंगे, या पेशेंट थेरेपिस्ट पैसिव करवाए और पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म करे, कॉम्बिनेशंस में कर लें। तो ये आगे हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोबिलाइजेशन में कि आप कैसे जॉइंट को मूव करेंगे। तो मेजर 3 कंसर्न जिसके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई वी डू द जॉइंट मोबिलाइजेशंस के मैनुअल जॉइंट टेक्निक है क्या। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? क्लियर? अब इसके आगे जी ये जो फैक्टर हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बात बता दी, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जॉइंट्स के मैकेनिक्स को डिस्टर्ब करने का पेन। सेकंड, मसल गार्डनिंग। ये क्या होता है, जब भी पेन आती है तो सराउंडिंग मसल्स क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड मसल गार्डनिंग। दैट इज समहाउ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने पढ़ा है कि ये हमारे पास नॉर्मल ही कंसीडर की जाती है, लेकिन दैट इज मस्ट बी कंसिडर टू एज नॉर्मल इन विद इन 1 to 2 days या ऑलमोस्ट 3 days। जो एक्यूट इंजरी का प्रोटोकॉल है या एक्यूट इंजरी के जो डेज हैं, वो एक प्रोटेक्शन ही मैकेनिज्म हो रहा होता है ना, कि आपकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो दैट इज समहाउ कंसिडर एज पॉजिटिव, बिकॉज वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो रहा होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आफ्टर मिनिमम 3 days या मैक्सिमम 3 days के बाद ये नॉर्मल नहीं होने चाहिए, ये फिर सब साइड होनी चाहिए, पेन भी कम हो जानी चाहिए और मसल गार्डनिंग भी कम हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 3 days के बाद ये चीज़ें कम नहीं होती किसी भी पर्सन में, तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इंजरी स्टिल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो फिर क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जब हम जॉइंट को मूव नहीं करेंगे 3 days 4 days 5 days, तो पेन डोमिनेंट हो जाएगी। पेन जब डोमिनेंट होगी तो मसल गार्डनिंग भी उसके बराबर बराबर चलेगी। जब ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर आ जाएंगी तो क्या होगा, जॉइंट फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट हाइपोमोबाइल हो जाएगा, जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, जॉइंट स्टक हो जाएगा। क्लियर? तो ये रिलेशन समझ आया आपको कि ये मैकेनिक्स को कैसे अल्टर करते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नाउ द नेक्स्ट वन इज द जॉइंट हाइपोमोबिलिटी। इस पे मैंने आपको डिस्कशंस बता दी, इस पे वही रूल्स जो कि ऑर्थोकाइनेमेटिक्स का लगता है, कनकेव और कन्वेक्स रूल, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जॉइंट ऑफ यून, ऑब्वियसली जॉइंट पे कोई स्वेलिंग हो जाए वो भी मैकेनिक्स को अल्टर कर सकती है। यहाँ पे देखेंगे कि एंकल स्प्रेन है या जॉइंट पे नी पे स्वेलिंग इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड केसेस पे है, तो दोनों केसेस में जॉइंट की मैकेनिक्स अल्टर हो जाएगी, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चर एडियंस नहीं बनने चाहिए, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चर एडियन बनने से पहले जॉइंट्स को मूव कर लिया जाए, जॉइंट्स पे मोबिलाइजेशन दे दी जाए, मैनुअली भी करें, पैसिवली करें या पेशेंट को इंगेज करें, किसी तरीके से जॉइंट्स को मूव करें। अगर ये सारी डिस्कशंस को अगर हम एंड पे ले जाएंगे, अगर ये ना करें, जैसे ये मैनुअल जॉइंट टेक्निक ना करें, तो फिर क्या बनेगा, जॉइंट्स पे कॉन्ट्रैक्चर और लॉस इज एडियन। तो ये फिर प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी कंडीशंस आना शुरू हो जाती है और पेशेंट पेन टॉलरेट नहीं कर सकता और उसका जॉइंट यहाँ से भी ज़्यादा मूव नहीं करता, ठीक है। देन लास्ट इज माल अलाइनमेंट और सबलक्सेशन। ऑब्वियसली फ्रैक्चर के बाद किसी पर्सन या स्पेशलिस्ट पर्सन ने अगर उसको बोन को रिडक्शंस तो कर दी, ठीक है, लेकिन वो जुड़ी अपनी जगह पे ठीक नहीं है, जब वो जुड़ेगी नहीं तो एक बोन यहाँ जुड़ गई और एक बोन यहाँ जुड़ गई, तो ये भी माल अलाइनमेंट की वजह से जॉइंट मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है।